तो आज रैली रही हमारी वहाँ पे, काफ़ी अच्छी रही। पब्लिक में काफ़ी जोश है, पब्लिक में काफ़ी रोष है। रोष को जोश में बदलेंगे और तृणमूल कांग्रेस का जो ममता दीदी का मैसेज है, माँ माटी मानुष का, वो नारा, वो मैसेज जो है वो जगह जगह गांव-गांव में पहुंचाना है। और आज की रैली से भी ये महसूस होता है। इसके पहले भी मेरे पास बहुत सारी फीडबैक आ रही हैं। जब से मुझे चार्ज मिला नॉर्थ इंडिया का, तो पहले भी मेरे को बहुत फीडबैक अच्छी आ रही है कि हिमाचल में काफ़ी, क्योंकि लोग यहाँ चेंज चाहते हैं, एक नया विकल्प चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नाम पे कुछ था नहीं। कांग्रेस और बीजेपी, आज मैं अपने वहाँ स्पीच में भी यही कह रहा था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप पीछे देख लीजिए, मैं वहीं थे के लोगों से पूछ रहा था कि भाई 5 साल अभी बीजेपी के हो गए, 5 साल पीछे कांग्रेस के रहे, तो क्या आप लोग को कुछ फ़र्क दिखाई देता है? क्या फ़र्क है? 1996 में वहाँ, मैं खाली थ्यो की बात कर रहा था क्योंकि वहीं से आया, तो 1996 में वहाँ बस स्टैंड की बात हुई, उद्घाटन हुआ, कांग्रेस भी रह ली, बीजेपी भी रह ली। वहाँ बस स्टैंड के नाम पे कुछ भी नहीं, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। सब मुख्यमंत्री जो बने, सब ने अपने घर बने। तो इसलिए लोगों को इस बारी जो उम्मीद है, जो आशा है, वो एक परिवर्तन की, परिवर्तन सिर्फ चेहरे परिवर्तन की नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा एक नई सोच का, एक नई सोच आएगी, एक नया विकल्प आएगा। खाली चेहरे नहीं बदलेंगे, नहीं तो कुर्सी बदली, खाली बीजेपी वाले बदले तो कांग्रेस वाले आ गए, कांग्रेस वाले गए तो बीजेपी आ गए। इस बारी हम जनता के सामने ऐसा विकल्प रखेंगे, जो ऐसा विकल्प हम दे रहे हैं कि उस विकल्प पे होते जनता के पास एक ऐसा मौका होगा कि उस विकल्प को चुन सके, जहां आज ममता बनर्जी जैसी साफ छवि का लीडर पूरे हिंदुस्तान में कहाँ है? नहीं ढूंढ सकते आप। तो वो जो विकल्प है, ममता बनर्जी जो कि एक आम आदमी के लिए, माँ माटी मानुष, माँ मदरहुड, औरत को माँ का दर्जा दिया गया हमारी पार्टी के नेशनल नारे में। माटी मदरलैंड, ये प्रदेश, आपका जो प्रदेश है, ये यहाँ पे हर तीसरा चौथा आदमी फौज में है। दे अंडरस्टैंड मदरलैंड क्या है, डिफेंडिंग द मदरलैंड, मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए जान देना, मातृभूमि की रक्षा करना क्या है। तो वो जवान और मानुष, आम आदमी के लिए जो दर्द ममता दीदी के मन में है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिखता है। ये कहने की बातें नहीं है, दिखती हैं। आज कौन ऐसा लीडर है जो सत्ता छोड़ सकता है? ममता दीदी ही एक ऐसी है जो आम आदमी के दर्द के लिए। अब आप देखिए, जब भी कभी, इस बार तो चलो हमने सपोर्ट विड्रॉ करी, लेकिन जब भी कभी डीजल का दाम बढ़ा या पेट्रोल का दाम बढ़ा या रेलवे का किराया ही बढ़ा, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है वो सिर्फ ममता दीदी की तरफ देखती है, किसी और पार्टी की, किसी और लीडर की तरफ नहीं देखती, क्योंकि उनको पता है, आम आदमी को ये पता है कि अगर आवाज़ उठाएगी तो ममता दीदी आवाज़ उठाएगी। तो ममता दीदी की आवाज़ जब दबाने की कोशिश की गई, तो ममता दीदी ने सत्ता छोड़ दी आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी के ऊपर जो बोझ पड़ेगा डीजल के किराए बढ़ने से, चूल्हे की गैस बढ़ने से, और ये जो एफडीआई का मुद्दा है, इस पर भी गुमराह किया जा रहा है। एफडीआई में आप सबके पास आंकड़े होंगे, पर अगर मैं आपको फिर भी रिपीट करूं, तो वॉलमार्ट एक कंपनी है जिसका 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस है, और उसके पास 20 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। 2 मिलियन 20 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। हिंदुस्तान की पूरी जो रिटेल है, जिसमें एक किराने की दुकान या कोई कपड़े की दुकान, जहाँ पे घर वाले आदमी, आप फादर है, बेटा है, 1-2 नौकर हैं, जिसको हम इंग्लिश में, वहाँ अमेरिका में उसको मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं, जिसको हम खुदरा व्यापारी कहते हैं। तो यहाँ पे वो पूरा जो ट्रेड है वो 250 लाख करोड़ का है, और 5 करोड़ आदमी उसमें एम्प्लॉयड है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आएंगी तो ये आम दुकानदार नहीं चल सकेगा। और हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा कि स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति वो नहीं है। अभी डेवलपमेंट के हम उस शिखर पर नहीं पहुंचे कि जहां हम खुदरा व्यापारी को या आम जो छोटे रिटेलर को उसको नज़रअंदाज कर सकें। तो अब आप हिमाचल ही ले लीजिए, हिमाचल में छोटा व्यापारी कितना ज़्यादा है। तो एफडीआई का जो हमारा विरोध है, वो विरोध है, और हमारा ये कहना है कि डेमोक्रेसी में सरकार को वो करना है जो लोगों की ख्वाहिश है।
ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है। हमारी सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद ये गवर्नमेंट मिनॉरिटी में है, तो पहले तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि इतना बड़ा फैसला ले। पूरे हिंदुस्तान की जनता को पूछना चाहिए। पूछने के लिए क्या है, या आप इलेक्शन में जाएंगे या जो चुने हुए लोग हैं जनता के, आप उनसे नुमाइंदों से बात करेंगे, पार्लियामेंट से बात करेंगे। पार्लियामेंट में बिल लाए बिना, पार्लियामेंट में पास कराए बिना इतनी क्या जल्दी थी कि रातों रात इसको लगाना जरूरी था। हमारा ये कहना कि आज भी अगर ये पार्लियामेंट में बिल आएगा, हम लेके आएंगे इसके खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस आने वाले सत्र में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आएगी, फिर हम देखेंगे कौन पार्टी किधर खड़ी होती है। इस सरकार को भी मालूम पड़ेगा। बाकी पार्टियों की तरह मैं हर वो सीट नहीं लड़ाना चाहूँगा सिर्फ वोटों की गणना के लिए। हमें तलाश है अच्छे कैंडिडेट्स की, साफ छवि के कैंडिडेट्स की। अगर मुझे इरादा 68 पे हमारा लड़ाने का है, अगर हमें कहीं कम मिले, नहीं मिल पाए तो उतने कम हो जाएंगे। तो आपको लगता है ऐसे में बदलाव की, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा का वो संभव हो पाएगा अगर आपके पास? क्यों नहीं होगा भैया, कुछ भी असंभव नहीं है। बंगाल में इतना 34 साल से इनका राज चल रहा था कम्युनिस्टों का, सब लोग हार मान बैठे थे, कांग्रेस तक हार मान बैठी थी जो कि नेशनल पार्टी है। बीजेपी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। एक ममता बनर्जी ने वो लड़ाई लड़ी। कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है। यहाँ अब हिमाचल की बात करें तो लोग दुखी हैं। आप आम जनता से बात करके देखो, हर आदमी दुखी है। सूची जल्दी ही जारी करेंगे हम, मेरे हिसाब से, और 10-15 दिन के अंदर वी विल बी रेडी विद दैट। प्रदेश भर में टीएमसी को लेकर एक ये मैसेज गया है अभी तक कि टीएमसी उन कैंडिडेट्स की तलाश कर रही है जो कांग्रेस या बीजेपी से चिपकेंगे या उनको टिकट। गलत ऐसे में क्या गलत। मैं उसका आपको भी उदाहरण देता हूँ। मैं आज इनकी सीट थियोग में अनाउंस करके आया हूँ कैंडिडेट। अगर मुझे यही करना होता, अगर आपकी जो बात है, जो बाकी लोग अटकलें लगा रहे हैं, अगर मुझे वही सच होता तो मैं इनकी सीट भी अनाउंस नहीं करता। क्या ये माना जाए कि जिन लोगों को कांग्रेस अथवा बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी, आप उन कैंडिडेट्स को, अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें टिकट नहीं देंगे? गलत। मैंने ये कहा कि हमें राइट सही कैंडिडेट्स की तलाश है। अब वो सही कैंडिडेट फ्रेशर भी हो सकता है या किसी राजनीतिक पार्टी में, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे पहली बार आई है, तो जाहिर सी बात है जो मेरे को अगर कोई राजनीतिक कैंडिडेट मिलेगा तो किसी न किसी पार्टी में काम करके आया होगा। हाँ जी, 15 दिन ठहर दीजिए, आपको पूरी लिस्ट दूंगा, चेहरे भी दूंगा, फोटो भी दूंगा, नाम भी दूंगा, लिस्ट भी दूंगा। एफडीआई के मुद्दे पे आपकी पार्टी का विरोध का स्टैंड है, लेकिन मैं आपके कैंडिडेट जो हैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बागवानों की ये मांग है बड़े मोटे हिमाचल प्रदेश में फायदेमंद साबित होगा, तो आपका स्टैंड क्या है? इसके पहले कि मैं ये बोले, मैं आपको बता देता हूँ, पार्टी का स्टैंड भी बता देता हूँ और ये कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। इट इज सर इट इज इनकरेक्ट कि ये बागवानों को फायदा होगा। इट इज इनकरेक्ट। जब मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, आज समय कम है, अगर आप मेरे को दोबारा मिलेंगे मैं कंप्लीट आपको आंकड़े दूंगा किस देश में जब एफडीआई आई तो फार्मर्स को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। और जिन देशों में एफडीआई चरम सीमा पर है वहाँ हर रोज कोई फार्मर जो है वो फार्मिंग का काम छोड़ रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं इंग्लैंड देता हूँ। इंग्लैंड की आज की फिगर जो है, ऑन एन एवरेज एवरी डे वन फार्मर इज, नॉट एवरी डे, एवरी आवर, ये डेटा है सरकारी डेटा, एवरी आवर वन फार्मर इज स्टॉपिंग टू गेटिंग इनटू द फार्मिंग बिजनेस। फिर भी आप इनसे पूछना चाहें जरूर पूछिएगा। सॉरी, Is it not one of the condition कि बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी उन शहरों में अपने स्टोर खोलेगी जहां 10-15 लाख की पॉपुलेशन? करंट जो इन्होंने प्रपोज्ड बिल था उसमें था 10 लाख के ऊपर, 1 मिलियन एंड अबव, 10 लाख के ऊपर वाली पॉपुलेशन पर एक बार वहाँ आएंगे, उसके बाद आगे भी आएंगे। हमारा जो ऑब्जेक्शन है सर, हमारी पार्टी का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें आम धारणा बनाए बिना इसको पार्लियामेंट को भी अवॉइड करके पुश करना नैतिकता के तौर पर और डेमोक्रेसी के तौर पर ये गलत फैसला है। और एक जो कंडीशन है कि वो बड़ी कंपनियां स्मॉल और मीडियम वालों से अपना खरीदेंगी। सर उस बिल को अगर यदि आप मेरे से डिस्कस करना चाहें, मैं आपसे बैठी, उसमें इन बिटवीन द लाइन बहुत कुछ है। ये सरफेस पे जो आप कह रहे हो ये सरफेस पे दिखता है, इसके अंदर बहुत कुछ है। मैं तो पार्लियामेंट में बैठा हूँ, हमने पूरा बिल पढ़ा, उस बिल में बहुत कुछ है। फिर वो बिल तो पारित हुआ नहीं, ये तो एफडीआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू किया है इन्होंने। एफडीआई अगर संशोधित रूप में आती है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे?
एफडीआई में हमारा ये मानना है कि हमारी धारणा ये है कि एफडीआई इस देश के लिए अभी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि अगर बाकी की जनता इस बात पे होगी तो मेजोरिटी इन अ डेमोक्रेसी मेजोरिटी शुड रूल। यही हमारी सरकार से दरखास्त है कि बिना मेजोरिटी जाने पार्लियामेंट को बाईपास करके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या लगता है आपको कितनी सीटें आने वाली है आपकी? देखिए, जब कोई खेलने जाता है या किसी गेम में उतरता है तो वो ये मान के चलता है कि जीत हमारी होगी। आज आपके सवाल का जवाब तो मैं यही दूंगा कि जितने कैंडिडेट हम उतारेंगे हम उतने कैंडिडेट पे उम्मीद रखेंगे कि जीत हमारी हो, लेकिन संभव या असंभव या कितने मिलेंगे ये एक बार लिस्ट आने दीजिए, गर्म होने दीजिए, माहौल फिर बैठ के बात करेंगे। चुनावी मुद्दे हिमाचल के चुनाव में आप बड़े लेट आ रहे हैं। सॉरी सर, हिमाचल के चुनाव सिनेरियो में आप बड़े लेट आ रहे हैं। चलिए लेट हुए या क्या हुआ तो, लेकिन आ तो गए, बिकॉज मुझे चार्ज जब से मिला, मेरा ध्यान, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मुझे जब चार्ज मिला तो अब हमारी पार्टी देखिए बंगाल से बाहर निकल रही है। हम नेशनल पार्टी की उम्मीद रखते हैं, वो हमारा सोचना है। मुझे चार्ज पहले नॉर्थ ईस्ट का मिला, आज भी मेरे पास नॉर्थ ईस्ट का चार्ज और नॉर्थ का चार्ज है। 8 स्टेट वहाँ की, 5 स्टेट यहाँ की। हमने मणिपुर की इलेक्शन लड़ी, 60 में से 7 MLA जीते, 17 पे हम नंबर 2 रहे, जिसमें 10 ऐसी सीटें हम हारे जहाँ 1000 कम वोटों से हारे। इसी तरह अरुणाचल में 6 MLA हैं हमारे, यूपी में 1 MLA जीता, असम में 1 MLA जीता। तो बेटर लेट देन नेवर, आए तो है। चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी घोषणा पत्र आपका कब तक जारी हो जाएगा? 15 दिन के अंदर घोषणा पत्र की कुछ झलकियां आपको दे सकता हूं जो मैं आज बोल के भी आया हूं। जैसे घोषणा पत्र की कुछ आपको दे सकता हूं, क्योंकि हमारे साथियों का ये मानना था कि हम ये बात अगर बोल देंगे तो हो सकता है कांग्रेस वाले बीजेपी वाले सेम चीज़ चुरा के उसमें अपने घोषणा पत्र में रख लेंगे। तो मेरा इनको ये कहना था कि जो स्टेट के लिए अच्छा है वो सोचे तो सही, कोई फिर कुछ करे तो सही। हमने सोचा तो सही, अगर पब्लिक हमें मौका देगी हम उसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। उसमें देखिए, एक तो आने यूथ के ऊपर है, यूथ के ऊपर हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, या तो रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10+2 के बाद बच्चों को लैपटॉप देंगे। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं, बाकी मैं आपको और भी दूंगा, बाद में दूंगा। अलायंस कर सकते हैं किसी पार्टी के साथ? नहीं सर, किसके साथ करें? एक ही तो सिक्के के 2 पहलू हैं, किसके साथ करेंगे? अगर वही अलायंस करना है तो फिर तो राजनीति होगी। हम राजनीति के लिए नहीं आए, लोक नीति के लिए आए। लोगों की डिमांड क्या है? लोगों की डिमांड है एक चेंज। और जी बीजेपी से ब्रेकअवे ग्रुप है जी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जी, वो भी अपना कुछ साथी ढूंढ रहे हैं, उनके साथ। सर मैं किसी के, हमारा जो यहाँ का सोच है हमारी हिमाचल को लेके, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। कोई भी अच्छा कैंडिडेट होगा उसका स्वागत करेंगे। अच्छा कैंडिडेट तो बीजेपी वाले जब अपना कांग्रेस वाले रिजेक्ट कर देंगे उसको लेंगे आप? सर मैं फिर वही कहता हूँ, अच्छा कैंडिडेट होगा वो फ्रेशर भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, किसी भी पार्टी का पद अधिकारी हो सकता है। अगर साफ छवि का होगा और अच्छा कैंडिडेट होगा तो हमारे यहाँ स्वागत है। आई विल टेक लीव, मुझे जहाज का टेक ऑफ नहीं देंगे उसके बाद 5:30 के बाद, तो इस करके वहाँ लेट हो गए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। थैंक यू, नमस्कार।